अस्सलामुअलैकुम। प्रोग्राम टॉक ऑफ द डे के साथ मैं हूं आपका होस्ट जुनैरा खुर्शीद भुट्टा। नाज़रीन, आज मेरे साथ दीपालपुर के नौजवान वकील चौधरी अली हैदर जफर साहब मौजूद हैं। आज उनसे हम जानते हैं कि कैसे वो वकालत में आए और कौन कौन से केसेस हैं जो उन्होंने अब तक लड़े हैं और कितने केसेस उन्होंने जीते हैं। और इसके अलावा जो है हम उनसे आज उनकी इब्तदाई ज़िंदगी के बारे में पूछेंगे और इसके साथ ही हम मुल्क की जो इस वक्त जो हालात चल रहे हैं उस पर भी गुफ्तगू करेंगे। अस्सलाम वालेकुम सर। जी वालेकुम अस्सलाम। सर कैसे हैं आप? जी अल्हम्दुलिल्लाह, कैसा है? अच्छा सर, सबसे पहले तो आपसे हमारा ये सवाल है कि आपने वकालत की जो डिग्री है ये क्यों चूज़ की? वकालत एक टाइम था कि मैं पहले बीबीए ऑनर्स कर रहा था यूनिवर्सिटी ऑफ सेंट्रल पंजाब से। तो जब मेरा बीबीए ऑनर्स कंप्लीट हुआ तो मैंने पंजाब यूनिवर्सिटी से मास्टर्स इन डिप्लोमेसी एंड स्ट्रेटेजिक स्टडीज़ की। उससे मेरा गोल्ड मेडल है अल्हम्दुलिल्लाह। उसी दौरान मेरे वालिद साहब की तबीयत ख़राब थी तो उनका ये शौक़ था कि मुझे वकालत में आना चाहिए। उनको लगता था कि मैं एक अच्छा वकील बन सकता हूँ। तब मैंने अपनी फील्ड जो है वो चेंज करके लॉ की तरफ आया। आपने बीबीए भी किया, आपने मास्टर्स इन डिप्लोमेसी भी किया और उसमें गोल्ड मेडल हासिल किया, तो वो फील्ड्स आपने क्यों चूज़ की थी? बीबीए स्टार्ट से जैसे मेरा एक ज़िम्मेदार फैमिली के साथ ताल्लुक़ है तो हमारी नॉर्मली माइंड में यही बात होती है कि आगे जाके कारोबार करेंगे। तो जब कारोबार करना था तो उसके लिए मैंने यही सोचा था कि आपको कारोबार की अच्छी नॉलेज होनी चाहिए ताकि आप अच्छा कारोबार कर सकें। इसलिए मैंने फिर बीबीए चूज़ किया। अच्छा, इब्तदाई ज़िंदगी जो थी आपकी वो आपने अपने गांव में गुजारी या आपने शुरू से आप इधर दीपालपुर शहर में रह रहे थे? नहीं, स्टार्ट से हम उधर गांव में ही रहते थे। तो मैंने बल्कि अपनी इब्तदाई तालीम भी वहीं से ली और वहाँ पे एक सरकारी स्कूल था, वहाँ से मैंने जो है ना 5वीं क्लास तक मैंने मतलब वहीं पे ली एजुकेशन। उसके बाद 6th में हम इधर मूव हुए थे दीपालपुर और फर्दर ऑन जो है ना फिर प्राइवेट इंस्टीट्यूशन से मैंने जो है ना बाकी स्टडीज की। यानी कि आप भी सरकारी स्कूलों के पढ़े हुए, आप ये कह सकते हैं कि मैंने भी जो है टाट वाले स्कूलों में पढ़ा हुआ है। हाँ जी, टाट वाले स्कूल ही नहीं, बकायदा टाट पे बैठ के पढ़ते रहे हैं 5 साल बकायदा जो है ना टाट पे बैठ के पढ़ते थे। एक वो ये यूरिया की और डीएपी की खाली बोरियां होती थी, ये साथ लेके जाते थे। टाट भी नहीं होते थे मतलब कुछ क्लासेस में, तो हम उसके ऊपर बैठ के पढ़ते रहे, 5 साल पढ़े उसके ऊपर। अच्छा, आपने बीबीए भी किया तो उसके बाद आप वकालत में आए, तो मज़ा किस फील्ड में ज़्यादा आता है? बिजनेस की फील्ड अच्छी है या ये वकालत वाली फील्ड अच्छी है? वकालत को बेसिकली ये लॉर्ड्स का पेशा कहा जाता है, इसे कहते हैं प्रोफेशन ऑफ लॉर्ड्स। और इंडीड दिस इज़ अ प्रोफेशन ऑफ लॉर्ड्स। ये हर रोज़ आपके सामने नए चैलेंजेस होते हैं, नए केस होते हैं, आप लोगों के मसाइल हल कर रहे होते हैं, लोगों के लिए हेल्पफुल हो रहे होते हैं। तो वकील का काम ही है लोगों को इंसाफ लेके देना। तो मज़ेदारी तो इसमें है, चैलेंजेस भी हैं, लेकिन इसमें मतलब आपको अच्छा लगता है, हर रोज़ नए टास्क नए काम। अच्छा, अभी तक तो आपकी जो फील्ड है आप इसकी इब्तदाई दौर पे है, लेकिन अभी तक जो आपने कितने केसेस हैं जो आपने लड़े हैं? केसेस का काउंट तो मेरा ख्याल किसी वकील के पास नहीं होगा कि उसने कितने केस लड़े हैं। मतलब आपके पास रोज़ ही रूटीन में कुछ छोटे कुछ बड़े केसेस आ रहे होते हैं, तो काउंट तो मेरा नहीं ख्याल किसी भी वकील के पास होगा कितना काउंट है। अच्छा, बहुत से नौजवान जो हैं वो आपको देख के भी वकालत के शोबे में आने चाहते हैं, तो आप अपनी दौर में आपने सबसे ज़्यादा जो है वो फीस कितनी ली थी? मैंने फीस, ये बड़ी एक सीक्रेसी वाली बात होती है। अच्छा, आप कौन कौन सी बार के मेंबर हैं? लाहौर बार के मेंबर हैं या दीपालपुर बार के? मैं लोअर कोर्ट में दीपालपुर बार का मेंबर हूँ और उसके अलावा मैं लाहौर हाई कोर्ट बार लाहौर का मेंबर हूँ। अच्छा, दीपालपुर के जो सदर हैं बार के, मियां रियान मंजूर साहब, उनके साथ आपके काफ़ी अच्छे ताल्लुकात हैं। तो लोग जो आपके हरीफ हैं वो ये भी कहते हैं कि इनको जो केसेस हैं उनकी वजह से मिलते हैं। क्या इस बात में कोई सदाकत है? नहीं नहीं, ऐसा होता ही नहीं है। मंजूर रियान साहब बड़े अच्छे दोस्त हैं, भाई हैं। वो प्रेसिडेंट नहीं थे, उससे पहले भी हमारी इतनी कुर्बत थी, तो उनकी वजह से क्या केस मिलने, उनकी अपनी जारी बात है, वो भी वकील है, उनके पास अपने केसेस जो उनके क्लाइंट्स होते हैं उन्होंने जाना ही उन्हीं के पास होता है। तो जो मेरे क्लाइंट है जो मुझ पर ट्रस्ट करते हैं वो मेरे पास आते हैं। तो किसी की वजह से किसी को केस मिलना ये तो बड़ी गैर मुनासिब सी बात है, ऐसा होता ही नहीं। अच्छा, आप भी काफ़ी सरगर्म रहते हैं दीपालपुर बार में, तो क्या आप भी इलेक्शन लड़ने के बारे में कोई आपके माइंड में आता है ख्याल कभी? ख्याल माइंड में तो आता है, उसका ये है कि हम एक प्रॉपर ग्रुप में बैठे हैं, यूनाइटेड लॉयर फोरम के नाम से हमारा एक ग्रुप है दीपालपुर बार में। तो आप अकेले इलेक्शन नहीं लड़ते होते, मेरे से सीनियर अभी बहुत बैठे हुए हैं हमारे ग्रुप में, वो भी ख्वाहिशमंद हैं इलेक्शन लड़ने के। जब वो इलेक्शन लड़ लेंगे या वो विड्रॉ करेंगे कि वो नहीं लड़ना चाहते, तो उसके बाद साल बाद 10 साल बाद या जब भी ग्रुप डिसाइड करता होता है कि जब मुझे वो समझेंगे कि मैं तैयार हूँ फाइनेंशियली
और इस हिसाब से कि मैं हर लोगों के साथ मेरा उठना बैठना अच्छा है, मेरे तल्लुकात बहुत अच्छे हो गए और इलेक्शन कंटेस्ट करने के मैं फेज़ में आ चुका हूँ। तब वो मुझे अगर ठीक समझेंगे तो then इंशाल्लाह। अच्छा, वकालत का जो शोबा है, इसमें वाकई इसमें पैसा होता है या लोग सिर्फ ऐਵੇਂ बातें बनाते हैं? आए दिन नया हम सुन रहे होते हैं, लोग वकालत में आ रहे हैं जिसमें बहुत पैसा है, बहुत पैसा है। क्या ये बात सच है? नहीं, ऐसा नहीं है। वकालत या कोई भी शोबा हो, कोई भी ऐसा शोबा पाकिस्तान में मेरे ख्याल से नहीं है जिसके अंदर शोर शाट बात है, इसमें पैसे ही पैसे है। इसमें यह है कि जैसे बाकी हर प्रोफेशन में आप मेहनत करते हो, इसमें भी अगर आप अच्छी मेहनत करोगे तो इसमें बहुत सारे पैसे हैं। अगर आप मेहनती नहीं हो, आप मेहनत नहीं कर सकते तो इसमें एक आना नहीं मिलेगा आप। आपके हम उम्र बहुत से ऐसे वकील हैं जो कि दीपालपुर बार में आए और उनको कोई जानता तक नहीं है, तो आपकी ऐसी कौन सी खास बात है कि आपने इंतहाई कम अरसे में जो है बार में अपना इतना नाम बनाया कि लोग जो हैं वो अपने केसेस लेके आपके पीछे पीछे फिर रहे होते हैं? ये बस लोगों की मोहब्बत है, मेहरबानी है उनकी, लोगों की शफकत है। मेरे बहुत सारे दोस्त ऐसे हैं जो मेरे से जूनियर भी हैं। वो कुछ नाम ऐसे हैं, बड़े अच्छे नाम हैं जो मेरे से जूनियर भी हैं और माशाल्लाह वो मुझसे भी बेहतर है। ये अल्लाह पाक ने आपको इज़्ज़त देनी होती है और ये अल्लाह पाक की भी इज़्ज़त है। बस लोगों के साथ खुलूस प्यार और अपना काम ईमानदारी से करें। अच्छा चलें, ये तो होगी इस बारे में गुफ्तगू। अच्छा, मुल्क की हालात के बारे में आजकल आप भी देख रहे हैं कि इंतहाई ख़राब हैं, तो इस बारे में जो सबसे जो इस टाइम जो ज़्यादा क्राइसिस चल रहे हैं वो ये है कि इलेक्शन जो है वो टाइम पर नहीं हो रहा। तो लॉ के मुताबिक जो है वो इलेक्शन 90 रोज़ में होना चाहिए या इसके रद्दोबदल कर सकते हैं इलेक्शन कमीशन वाले? बेसिकली सबसे जो सुप्रीम लॉ है मेरे नज़दीक वो है कुरान मजीद, उसमें जो लिखा है वो होना है। उसके बाद जो मुक़द्दस तरीन किताब है कानून के हवाले से वो होता है आइन। हमारे आइन पाकिस्तान की मेरे ख्याल है कोई एक शिक भी ऐसी नहीं रहेगी जिसको पामाल नहीं किया गया। बड़ा वाज़ेह और कैटेगोरिकली कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा हुआ है कि 90 डेज मीन्स 90 डेज। जब असम्बली तहलील होगी, कोई भी असम्बली हो, प्रोविंशियल असम्बली हो, नेशनल असम्बली हो, उसके 90 दिन के अंदर अंदर इलेक्शन कमीशन का काम है कि वो इलेक्शन करवाने की पाबंद है। लेकिन यहाँ जो हो रहा है वो हर बार हमेशा की तरह आइन को रद्दी की टोकरी में फेंक दिया गया है और इसके इंशाल्लाह संगीन नताए जाएंगे उन लोगों के लिए जिन्होंने जो है ना इसको पामाल किया। अच्छा, आइन की बात अगर करें इसी बारे में, आजकल जो है 3 MPO के तहत जो है बहुत ज़्यादा गिरफ्तारियाँ की जा रही हैं, तो ये 3 MPO बेसिकली है क्या चीज़? 3 MPO एक कानून था जो अंग्रेज़ दौर में बनाया गया था उन लोगों को कंट्रोल में रखने के लिए जो उनके खिलाफ होते थे। इनफैक्ट जब कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्ना गवर्नर जनरल थे तो उनके सामने जब ये कानून गया, चूँकि वो वकील थे, वो इस बात को जानते थे कि इसका मिसयूज़ बहुत ज़्यादा होगा, तो उनके सामने गया था तो उन्होंने इसको उठा के फेंक दिया था। उन्होंने इसके ऊपर सिग्नेचर नहीं किए थे। ये उसके बाद जो है ना ये कानून बनाया गया। बेसिकली इसमें ये होता है कि जब ये फील किया जाता है कि ये स्पेसिफिक पर्सन जो है ये इलाके में नक्स अमन का खदशा पैदा कर सकता है, ये लोगों को इश्तियाल के ऊपर उकसा सकता है, लोगों को जो है वो गवर्नमेंट के खिलाफ मामलात की तरफ लेके जा सकता है, तो फिर उसको डिटेन कर दिया जाता है 15 दिन के लिए, 30 दिन के लिए मजिस्ट्रेट के ऑर्डर से डिप्टी कमिश्नर जो है वो उसके ऊपर वो करते हैं। तो ये बेसिकली एक काला कानून है, इसको ख़त्म होना चाहिए। ये आइंदा भी मिसयूज़ होता रहेगा जैसे पहले होता रहा। अच्छा, इसी के तहत अब आपने भी देखा कि ये 2-4 रोज़ पहले चौधरी परवेज़ इलाही साहब जो हैं उनको गिरफ्तार किया गया और इंतहाई बुरे तरीके के साथ गिरफ्तार किया गया, और इससे पहले भी उनको 3 MPO के तहत गिरफ्तार किया गया। तो ये क्या बार बार ये एक इंसान को गिरफ्तार आप कर सकते हैं इस कानून के तहत? ये बेसिकली फिल्म नहीं चलाने की कोशिश की जा रही है, स्क्रिप्ट वही पुराना है। लेकिन अब चूँकि सोशल मीडिया का दौर है, लोगों को इस स्क्रिप्ट की और इस कहानी की बड़ी समझ आ चुकी है। हाई कोर्ट ने जब बड़ा क्लियरली एक ऑर्डर दे दिया कि कोई भी एजेंसी, इदारा, नैब या कुछ भी इनको गिरफ्तार नहीं कर सकता, तो उसके बाद उनको इस पौंडे तरीके से लेके जाना और बार बार MPO में गिरफ्तारियाँ डालना, सबको पता है कि उनकी ये किया इसलिए जाता है कि आप अपनी लॉयल्टीज चेंज करें। तो आज कहें कि मैं PTI छोड़ के उधर जाता हूँ तो ये सारा कोई ठीक हो जाएगा? ये हो वही रहा है जो आज से 20 साल पहले भी होता था। एक पार्टी से निकाल के दूसरी पार्टी में डालते थे, दूसरी से निकाल के पहली में डालते थे। बात ये है कि ये चेहरे चेंज हो जाएंगे, थप्पड़ यही रहेंगे आज से 20 साल बाद भी और आज से 20 साल पहले भी यही हो रहा है। अच्छा, ये जो लॉयर हजरात हैं इनको भी ये गिरफ्तार कर सकते हैं इस तरह? लॉयर्स को गिरफ्तार ये कर रहे हैं क्योंकि अभी कोई एक तहरीक है जो पाकिस्तान को बचा सकती है मेरे ख्याल से, वो वकला तहरीक। वकला तंजीमें इन्होंने काफ़ी हद तक तोड़ने की कोशिश की है और उसमें ये कामयाब भी रहे। बड़े जो सीनियर लीडर्स थे जो हमें लीड करते होते थे उनको ये वजारतें दे के और बड़े मामलात करके उन्होंने किसी हद तक इसको कमज़ोर किया भी है। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह वकला की ख़ास बात रही है कि वो हमेशा यूनाइट रहे।
खा उनकी लॉयल्टीज, क्योंकि सियासत है, किसी न किसी पार्टी के साथ आपकी थोड़ी बहुत एफिलिएशन होती है, नून लीग के साथ, पीटीआई, ये कोई भी सियासी जमात हो, लेकिन अल्टीमेटली जब वकला की बात आती है तो ये हमेशा इकट्ठे हुए हैं और इकट्ठे होते हैं। अच्छा, पाकिस्तान में अदलिया का जो निज़ाम था इसको सबसे टॉप पे समझा जाता था, लेकिन अब ये हालात नज़र आ रहे हैं कि किसी भी हाई कोर्ट है, ख्वाह वो सुप्रीम कोर्ट है, उसके फैसले पर अमल नहीं हो रहा। तो इससे तो यही लग रहा है कि पाकिस्तान का अदलिया का निज़ाम जो है वो ख़त्म हो चुका है। तो आपके नज़दीक क्या ये अदलिया का निज़ाम वाकई इस तरह दरम बरम हो रहा है, या इसमें जस्टिस साहिबान है वो अभी भी कुछ ना कुछ कर सकते हैं? ये नाकाम हुआ नहीं है, ये बड़ी देर से नाकाम है। इदारे तकरीबन बगावत कर चुके हैं। पुलिस एक अदारा है, ये बगावत नहीं तो और क्या है कि हाई कोर्ट का जज कह रहा है कि इसको घर छोड़ के आओ परवेज इलाही साहब को, तो वो रास्ते में एक और पुलिस के एसपी साहब आते हैं, वो एक ऑर्डर दिखाते हैं और रास्ते से घसीट के ले जाते हैं। तो ये बाकायदा बगावत कर चुके हैं और पाकिस्तान आज जिस मैच पे पहुंचा हुआ है इसमें कोई दो राय है ही नहीं कि अदलिया का एक बड़ा मेजर किरदार है। अदलिया ने हमेशा डिक्टेटरशिप की राहें भी हमवार की हैं, सही गलत फैसले भी किए हैं। कोई बच्चा नहीं है ना, रातों रात समझ आ रही है एक बात की कि कोई बंदा वो कह दे जी मैं पीटीआई छोड़ देता हूँ तो उसके सारे गुनाह माफ हो जाते हैं, उसका ट्रायल भी नहीं हो रहा, कुछ भी नहीं हो रहा, वो घर से बाहर। तो समझ यही आती है कि अदलिया जो है वो मुकम्मल तौर पर नीचे से लेके ऊपर तक नाकाम हो चुकी है। अब इमरान खान साहब के ये जो तोशा खाना केस था वो एक अजीब सा भोंडा सा फैसला दे दिया। हम यहाँ नहीं होने देते, जज साहब यहाँ नहीं करते, मतलब ये छोटी सी बार है, इतनी बड़ी बार भी नहीं है। यहाँ नहीं होता ऐसा कि आप रातों रात जनाब फैसला लिख के 30 सफ़ों का फैसला लिख के बैठे हों और 1 घंटे में सुना दें। तो ये दिखाई दे रहा है कि ये बेसिकली जो है ना सारा काम खराब हो चुका है। अच्छा, नहीं, जो लाहौर बार है या जो इस्लामाबाद बार है, वहाँ के वकील भी इसके खिलाफ नहीं तहरीक को निकाल रहे? तहरीक तो उठ रही है, इसीलिए तो वो जो तोशा खाना केस का जिन्होंने फैसला सुनाया है जज हुमायूं दिलावर साहब, उनको ओएसपी कर दिया गया है। वो अपनी कोर्ट छोड़ गए हैं, उनको पता था कि अब मेरा इस कोर्ट में रहना और चलना नामुमकिन हो गया। अच्छा, ये ओएसडी क्या चीज़ होती है? ओएसडी का मतलब होता है ऑन स्पेशल ड्यूटी। जब आपको एक स्पेसिफिक काम आप कर रहे होते हैं, वहाँ से किसी और जगह मूव करना होता है तो उसे कहते हैं कि ओएसडी की ऑन स्पेशल ड्यूटी आपको प्लान जगह बुलाया जा रहा है। तो ये जो केस उन्होंने लड़ा था और इसमें उन्होंने जो फैसला किया था, तो क्या ये वाकई आइन के और कानून के खिलाफ था या सिर्फ ये लोग ऐसे बातें ही कर रहे हैं? नहीं, बिल्कुल आइन और कानून के खिलाफ था। आप एक मुलजिम कह रहा है कि मुझे चार्जशीट पढ़ के सुनाई नहीं गई। चार्जशीट एक बड़ा मतलब बेसिक काम है ट्रायल के अंदर। उसके बाद जब फैसला सुनाने की बारी आई है तब वकला मौजूद नहीं है। आप कंप्लेनेंट साइड को सुन रहे हैं, दूसरी साइड के जो उन्होंने गवाहान की लिस्ट दी है उसको जज साहब ने रिजेक्ट किया है बड़ा कैटेगोरिकली। उसने कहा जी मैंने आपके गवाह लेनी नहीं। तो इसमें ट्रायल के वो जो सारे एसेंस थे वो पूरे तो नहीं हुए। और आर्टिकल 10A की खिलाफ वर्जी हुई है, राइट ऑफ फेयर ट्रायल की खिलाफ वर्जी हुई है। ये बिल्कुल एक भोंडा सा फैसला था। अच्छा, पाकिस्तान में जो इदारे हैं हमारे, जैसे ये इलेक्शन कमीशन हो गया और ब्यूरोक्रेसी, कोई भी दीगर इदारे हैं, तो क्या ये कोई प्राइवेट वकील रख सकते हैं या फिर ये सरकारी वकील के जरिए अपना केस दायर करते हैं? ये नॉर्मली तो हर जो सरकारी इदारा है उनके पास उनके अपनी एक लीगल टीम होती है, लीगल एडवाइजर्स होते हैं, जैसे लेस्को के पास होती है, सुई गैस, नादरा, सबके अपने अपने एक लीगल टीम होती है इनकी। लेकिन ऑन स्पेशल ओकेजन्स वो हायर कर सकते हैं, किसी भी वकील की खिदमत ले सकते हैं। नहीं, अगर किसी सियासतदान के खिलाफ, जैसे ये तोशा खाना केस में जो है इलेक्शन कमीशन ने अपना एक प्राइवेट वकील रखा हुआ है, लेकिन कहा यह जा रहा है कि जो पिछले दिनों कोई बिल पास हुआ है उसके तहत जो है ये प्राइवेट वकील नहीं रख सकते, तो इन्होंने रखा हुआ है, तो इसका क्या वो कानून की खिलाफ वर्जी नहीं है? ये पाकिस्तान में कानून की खिलाफ वर्जी कहाँ नहीं हो रही। ये बिल और ये सारे कानून ये सारे एक साइड पे फेंकते हैं। जब कोई काम करना होता है उसके चोर रास्ते हम हमेशा छोड़ते हैं कानून में, जैसे लूप होल्स वो छोड़ते हैं, और जब हमें ज़रूरत होती है उनका सारा लेकर हम अपने काम निकलवाते हैं। अच्छा, ये पीटीआई के दौर में भी ऐसा होता रहा कि वो नून लीग वालों को गिरफ्तार करते रहे, अब नून लीग का दौर आया वो पीटीआई को गिरफ्तार करते रहे। चलें, ये तो थी एक इनकी आपस की, लेकिन इसके बाद अब निगरान हुकूमत आई है, तो ये जो गिरफ्तारियां अब कर रहे हैं और जो पुलिस है वो कर रही सारा कुछ, तो इस बारे में आप क्या कहेंगे? इस बारे में यही है, बुराई को बुराई से ठीक नहीं किया जा सकता। इमरान खान साहब आए, हमें बड़ी तौक़ुआत थी उनसे, लेकिन उन्होंने जो हरकतें की और जिस तरह की ये पकड़ तकड़ मार ताड़, मैं तो इसकी बड़ी संगीन अल्फाज में मजम्मत करता हूँ। मतलब मुझे इससे मेरी इख्तिलाफ राय है इससे कि आपका जब तक सियासी निज़ाम प्रवेल नहीं करेगा आपका मुल्क कुछ नहीं कर सकता।
बल्दियाती इंतखाबात जो होते हैं ना, ये बेसिकली एक फर्स्ट स्टेप होता है आपके लीडर्स पैदा करने में। हमारे यहाँ बल्दियाती इंतखाबात होते नहीं, वही चेहरे हैं। एक बार इमरान खान गंदा होता है, एक बार नवाज शरीफ गंदा होता है, और एक बार जरदारी अपनी अपनी बारी ले रहे हैं, जा रहे हैं। गरीब अवाम है, रो रही है, पिस रही है, किसी को फर्क नहीं पड़ता। निगरान हुकूमत बेसिकली ये भी एक बकवास सा तरीका है, ये कोई इतना अच्छा तरीका नहीं है। मेरे ख्याल से जो यूएस का सिस्टम है वो इस्लामी हिदायत और निज़ाम के करीब था मेरे ज़ाती ख्याल से। अब ये आए हैं, इनको ना कोई आवाम लेके आई है, बस ये लोगों की राय और इन सब से दूर जाके कहीं अपनी मर्जी के लोग उठा के लगा दिए। अब इन्होंने 2-3 महीने रहना है, 2-3 महीने में आवाम का रगड़ा निकाल के जाएंगे, नई हुकूमत आएगी, वही पुरानी स्क्रिप्ट हो गई, खजाना खाली है, और फिर से वही 5 साल हम खाएंगे रगड़ा। अच्छा, आने वाली जो हुकूमत है, अब जो जाहिर सी बात इलेक्शन तो होंगे, चाहे 6 माह बाद हो चाहे 1 साल बाद हो, तो आप कौन से चेहरे को देखते हैं कि जो आगे आएगा? अभी इस वक्त तो बड़ी अनसर्टेनिटी है पाकिस्तान में, कुछ भी सर्टन नहीं है, आप कुछ भी प्रेडिक्ट नहीं कर सकते। 5-7 साल पहले तक मामला इससे काफ़ी बेहतर थे, अभी ये पिछले 2 साल में इतना गंद फैला दिया गया, अभी तो कुछ भी नहीं कह सकते। इमरान खान को एस्टेब्लिशमेंट पसंद नहीं करती, शहबाज शरीफ को समाओ पसंद करते हैं, नवाज शरीफ के साथ उनकी बड़ी सख्त मुखालफत है, क्योंकि आज से 5 साल पहले नवाज शरीफ भी तो यही कह रहा था मुझे क्यों निकाला, वो एस्टेब्लिशमेंट से ही पूछ रहा था मुझे क्यों निकाला। अभी 5 साल बाद इमरान खान उससे पूछ रहा है कि भाई मैंने ऐसा क्या गलत किया कि वो साइफर आया है अमेरिका के, वो मुझे निकाल दिया। अब उसकी सच्चाई झूठ वो खैर अल्लाह जानता है, कोर्ट डिसाइड करेगी। और जरदारी साहब के गिर्द भी आप देख रहे हैं घेरा तंग हो रहा है, उसके जो करीबी साथी हैं वो रोज गिरफ्तार हो रहे हैं सिंध में, उनके घरों से कैश और बड़े मामला बरामद हो रहे हैं। तो अभी तो लग रहा है कोई मिक्स अचार ही दोबारा आने का है, अभी कोई एक पार्टी को तो मतलब मेरा नहीं ख्याल पूरा मैंडेट मिलेगा। अच्छा, इमरान खान पर तकरीबन 190 या लगभग 200 केस हो चुके हैं, तो आपको क्या लगता है कि ये बाहर आ पाएंगे या इनको इलेक्शन तक अंदर ही रखा जाएगा? इसका वही सिंपल सा सवाल है, जब इस्टेब्लिशमेंट चाहेगी तो ये रातों रात बाहर आ जाएंगे, नहीं चाहेगी तो ये अगले 5000 साल भी बाहर नहीं आ सकेंगे। नहीं, जो इनके ऊपर केसेस हुए इनमें से मोस्टली केसेस ऐसे हैं जो बनते ही नहीं थे, तो क्या वो अदालत वो खारिज नहीं खुद कर सकती? इतना भी अदालत के पास अख्तियार नहीं है अब। एक मैजिस्ट्रेट ही बड़ा पावरफुल होता है, वो जो चाहे कर सकते हैं। अभी एमपीओ के ऑर्डर मैजिस्ट्रेट निकाल के देता है ना, मैजिस्ट्रेट आगे से कह दे कि मैंने नहीं करना तो कोई इसका क्या कर लेगा। लेकिन मसला ये है कि वो नहीं करेगा, कोई और करने को तैयार हो जाएगा। ईमानदारी हमारे यहाँ है नहीं, बताया नीचे मैजिस्ट्रेट से लेके चीफ जस्टिस तक किसी की मेरा नहीं ख्याल इतनी मजाल है कि वो अपनी मर्जी से एक भी फैसला दे सके। दूसरा, आपने देखा राना सनाउल्लाह के खिलाफ जो पीटीए ने फैसला वो पकड़वाया था उसको पीटीए के दौर में, अब वो तो कहते थे हमने नहीं पकड़वाया, लेकिन वो तो हर बंदा जानता था वो किसी ने पकड़वाया किसी ने नहीं पकड़वाया। तो उसमें जो फैसले होते हैं क्या वो सियासतदानों की मर्जी से होते हैं? फिर सियासतदान, हमारे मुल्क में सियासत करना सबसे गंदा तरीन काम बना दिया गया। उसकी वजह ये है कि सियासतदान अपने साथ कुछ लॉयल नहीं है। कोई एक वज़ीर आज़म मुझे दिखा दें जो जेल नहीं गया, जो वज़ीर आज़म रहा है उसने जेल जाना ही जाना है, उसके ऊपर ऐसे ऐसे केसेस बनते हैं कि वो खुद लाना परेशान हो जाते हैं। राना सनाउल्लाह की बारी भी एक सियासतदान की आप वैन से वो पकड़वा रहे हैं, हीरोइन पकड़वा रहे हैं, तो आज वो भी यही कर रहा था, वो रहा है वो भी यही कर रहा है। अभी इनमें किसी में भी नहीं है कि एक बंदा थोड़ी सी हिम्मत करके पुराने जो उनको जख्म लगे हुए हैं वो भूल के आगे बढ़ जाए। जब तक ये एक साथ नहीं होंगे वही बात है, एस्टेब्लिशमेंट वही चेहरे बदलेंगे और थप्पड़ एस्टेब्लिशमेंट के बारी बारी सकते नहीं पड़ते रहेंगे। एक तो हो गया ना 13 पार्टियां तो आपने देखी, एक हो कि उन्होंने 16 माह की हुकूमत भी की, तो एक हो कि उन्होंने क्या किया कि उन्होंने मुल्क को जो है वो एक तरह का नीचे ही लेकर आए हैं। ये एक होना नहीं है, ये किसी के कंधे पे सवार होकर 13 पार्टियां के वो आए थे, उनको बांट के दे दिया, फिर उन्होंने अपना अपना खाया। अभी हमारे हालात देख लें क्या हो रहे हैं। एक अच्छा खासा सफेद पोश आदमी बिजली के बिल नहीं भर रहा, लोग खुदकुशियाँ कर रहे हैं। ये उन 13 पार्टियों की मेहरबानी है, उनकी मेहनत का नतीजा। तो ऐसा तो होता रहेगा, फिर ऐसे चलेगा। अच्छा, मीडिया पे आजकल बहुत ज़्यादा पाबंदी लगाई हुई इन्होंने, मीडिया वालों को जो है वो बोलने नहीं देते, महंगाई पर पाबंदी लग गई है, सर्विस पर पाबंदी लग गई है, तो ला इस बारे में क्या कहता है कि आप बोल सकते हैं या नहीं बोल सकते? ला बड़ा क्लियरली कानून में लिखा हुआ, फ्रीडम ऑफ स्पीच, हर बंदे को हक है कि वो जो चाहे जो मर्जी बोले, उसको फ्रीडम ऑफ स्पीच का इख्तियार है। मीडिया कंट्रोल करता है, पूरी दुनिया कंट्रोल करता है, लेकिन वो सिर्फ कंट्रोल करता है टू द एक्सटेंट के मुल्क में अनार्की ना फैले। हमारे यहाँ पे कंट्रोल किया जाता है क्योंकि ये सिर्फ कंट्रोल करना चाहते हैं, इसके अलावा इसका कोई बेसिक मकसद नहीं होता। सर, फ्रीडम ऑफ स्पीच तो हमने भी पढ़ा है,
लेकिन उसमें एंड पे आके कहीं ना कहीं ये भी लिखा हुआ होता है कि आप जो है आप फलां इदारे के खिलाफ बात नहीं कर सकते, आप अदलिया के खिलाफ बात नहीं कर सकते। तो इस तरह अगर इदारे गिने चुने जाएंगे तो फिर तो वो फ्रीडम ऑफ स्पीच नहीं का। असल में ये तो बाद में सारे बनाए हुए कानून है ना। अभी जैसे रिसेंटली कानून बनाए कि फौज के इदारे के ऊपर बात करने की कितनी सजा हो जाएगी है। अदलिया के ऊपर भी ऐसे ही है। आप उसके फैसले पे तनकीद जरूर कर सकते हैं, क्योंकि वो जिस जगह बैठे होते हैं, जिस मनसब पे अल्लाह ताला ने उनको बिठाया है, उसकी बड़ी जिम्मेदारियां होती हैं, बड़े मामलात होते हैं। आप उनके फैसले से जो है इख्तलाफ कर सकते हैं, उनके फैसले को बुरा भला कह सकते हैं, उसकी ज़ात और उस मनसब को नहीं कह सकते। ये वो हर चीज़ की जैसे एक बाउंड्रीज है ना, फ्रीडम ऑफ स्पीच की भी एक बाउंड्रीज है। ठीक है, जैसे वेस्ट है वो पूरा फ्रीडम ऑफ स्पीच को गलत यूज़ करता है। अब फ्रीडम ऑफ स्पीच ये नहीं है कि आप किसी रिलीजन को बुरा करना शुरू कर दें या किसी जो है वो बड़ी शख्सियत को बुरा करना जो है वो शुरू कर दें। फ्रीडम ऑफ स्पीच यही है कि जो आपके आज़ादी है बोलने की, उसका हक ये है कि आप अपने लिए जो चाहें बोल सकते। नाज़रीन, आज हमारे साथ मौजूद थे चौधरी अली हैदर जफर साहब। तो उन्होंने पाकिस्तान के मौजूदा हालात पर भी बहुत अच्छी तरीके से गुफ्तगू की और उन्होंने अपनी राय भी पेश की। इसी के साथ अपने मेज़बान सुनैरा खुर्शीद को इजाज़त दें। अल्लाह हाफिज़।